आखिर जानवर आपस में संघर्षरत क्यों हैं? इनमें इतनी प्रतिस्पर्धा क्यों है? ऐसा क्या है जिसके लिए ये अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं? इन सवालों का जवाब स्वयं का अस्तित्व बनाए रखने के कारणों में छुपा है। यही इस पृथ्वी पर छोटे से छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर बड़े से बड़े स्तनपाई जानवरों के अस्तित्व का आधार है। इस द्वंद्व के समाधान बहुत ही असाधारण और विविधता से भरे हुए हैं और जिनका पालन इस ग्रह पर रह रहे प्रत्येक जीव को करना पड़ता है। ये यहाँ पर रहने वाले प्राणियों के अस्तित्व को अर्थ, फैलाव और ऊर्जा प्रदान करता है। ये टकराव जीवन के लिए है। हालांकि कारण अनेक हैं, लेकिन मनुष्य की ही तरह इन जानवरों में भी टकराव मुख्यतः 5 कारणों से होता है और उनमें से एक है प्रभुत्व हासिल करना। मनुष्य की ही तरह बहुत से पशुओं की प्रजातियां जटिल और संरचित समाज में रहती हैं। विभिन्न स्वभाव वाले जानवरों के किसी भी झुंड में सबसे ताकतवर इनका मुखिया ही होता है, जिसे बाकी सदस्यों की ओर से उनके जीवन के पक्ष में निर्णय लेने पड़ते हैं। किसी भी झुंड का मुखिया होना एक सम्मानित पद होता है। इस पद के साथ आहार, सोना और प्रजनन संबंधी जैसे अनेक प्रकार के विशेषाधिकार जुड़े होते हैं। मानव की तरह ही बबून या भेड़िया होना आसान बात नहीं है। भेड़िए भी एक जटिल समाज में रहते हैं, जिसमें प्रत्येक को अपना ओहदा बनाए रखने के लिए लगातार लड़ना पड़ता है। ये थकान भरी किंतु निरंतर चलने वाली लड़ाई है। इतनी कुशल जीवन शैली ने भेड़ियों के समाज को पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में शीर्ष का दर्जा दे रखा है। इसी वजह से ये खुद से बड़े जानवरों जैसे जंगली सूअर और हिरण आदि का शिकार कर पाते हैं। लेकिन शिकार हाथ लगने के बाद प्रभुत्व की जंग शुरू हो जाती है। भेड़ियों के झुंड में वर्गीकरण अत्यधिक होता है। प्रत्येक का झुंड में एक पद होता है और ये वर्ग का भेदभाव खास तौर पर शिकार को खाते समय दिखाई देता है। इनका समाज एक पिरामिड की तरह होता है, जिसके शीर्ष पर एक मुखिया होता है और जिसकी सत्ता को बहुत कम ही चुनौती दी जा सकती है। इस तरह कोई भी मुखिया अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ये स्पष्ट कर देता है कि झुंड का कर्ता धर्ता कौन है और ऐसा साबित करने में गुर्राने से लेकर खून खराबे तक की नौबत आ जाती है।
कभी कभी तो सबसे प्रतिकूल सदस्य को झुंड में ऐसी आक्रामक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है जहां उसे सशक्त सदस्यों के सामने अपना अंत दिखाई देने लगता है। बड़े शाकाहारी जानवरों के बीच अपना प्रभुत्व बल प्रदर्शन के जरिए हासिल किया जाता है और ये तथ्य अफ्रीका महाद्वीप में भली भांति देखा जा सकता है। यहाँ पारंपरिक मुठभेड़ निर्धारित करती है कि नेता कौन है। अफ्रीकन भैंसे एक ऐसे जटिल समाज में रहते हैं जिसमें अलग-अलग प्रभावी सदस्य होते हैं। ऐसे में नेतृत्व पाने के लिए उन्हें बचपन से ही लड़ाई झगड़े का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। यौवनावस्था में हो रही इस खींचातानी के बीच से ही इनके भविष्य का नेता उभर कर आएगा। और इस तरह अफ्रीका के केप भैंसों के झुंड की अगुवाई एक दूसरे से अच्छी तरह से परिचित नरों का एक छोटा गुट करता है। इस तरह ये बुजुर्ग गुट का नेतृत्व परामर्शदाता की तरह करते हैं। जहां सवाना के राजा शेर के रहते अपना अस्तित्व बचाना हो, वहां यही सबसे कारगर युक्ति होती है। अफ्रीका के मैदानी इलाकों में शेरों और भैंसों की ये मुठभेड़ हमेशा से चली आ रही है। दो शक्तिशाली समाज जो रोज की जद्दोजहद में एक दूसरे से भिड़े रहते हैं। और अक्सर ये भैंसे अपने प्रचंड आक्रामक साथियों के साथ मिलकर शेरों को भागने पर मजबूर कर देते हैं। खतरनाक शेरों के झुंड को भी पता रहता है कि कब इन शाकाहारी जानवरों के हमले के सामने शक्ति प्रदर्शन से बेहतर भाग जाना ही होता है। कुछ जानवरों के समाज में प्रभुता की ये लड़ाई जीवन पर्यंत बनी रहती है। पैदा होने से लेकर मृत्यु तक। चैकमा या केप बबून्स के साथ ऐसा ही है। एक दर्जन से लेकर सैकड़ों की तादाद में ये वन वानर अपना समूह बनाते हैं जिसका नेतृत्व एक नर करता है। इस नेता को चुनौती देने का साहस किसी में नहीं होता जब तक कि चुनौती देने वाले को अपने आप पर पूरा भरोसा न हो। इसके बावजूद इसकी छत्र छाया और देखरेख में युवा वानर एक दिन इसका ही स्थान पाने के लिए आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। बहुत बचपन से ही ये एक दूसरे के साथ देर देर तक धक्का मुक्की का मुकाबला करते रहते हैं।
इस लड़ाई झगड़े के खेल का मकसद होता है एक दूसरे की ताकत को परखना और आखिर में किसी एक को भविष्य में झुंड का नेता बनने की तैयारी करना। बबून के इस समाज में कोई भी बिना बहुसंख्यक वफादार समर्थकों के सत्ताधारी नहीं हो सकता। साथ ही पद और सत्ता की इस सीढ़ी में ऊपर पहुंचने के लिए शारीरिक रूप से बलवान होना भी आवश्यक है। इस तरह की होड़ में हारने वाले की हालत चिली के पैसिफिक कोस्ट के तट पर पड़े इसकी तरह होती है। एक साउथ अमेरिकन सी लायन अपनी लड़ाई हार चुका है और नतीजे में अपनी जिंदगी भी, लेकिन शायद प्रतिद्वंद्वियों से ज्यादा इसने थकान की वजह से जिंदगी खो दी। प्रजनन के मौसम के दौरान बड़े नर सी लायन समुद्र तट पर चट्टानों के बीच अपना अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, जिसे ये अपनी मादाओं का हरम बना देते हैं। और इस तरह के बहुमूल्य इलाके को पाने के लिए बहुत से प्रतिद्वंद्वियों से इन्हें लड़ना पड़ता है। कब्जा किए हुए इलाके पर हमेशा खतरा बना रहता है, इसलिए ये बिना खाए पिए या सोए हुए इसकी रखवाली करता रहता है। तटीय क्षेत्रों के इन सिपाहियों को हर पल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपनी वंशावली को बढ़ाने के लिए किसी भी आगंतुक को पछाड़ना जरूरी होता है। सत्ता हासिल करके उसे कायम रख पाना समस्त द्वंद्वों, युद्धों और गठजोड़ों के लिए एक अनबूझ पहेली है। यहाँ सबसे पहले पहुंचने वालों को सर्वश्रेष्ठ ठिकाना, सबसे पौष्टिक खाना उनकी वंश वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है। पूरे पशु जगत के मुखियाओं को न केवल अपना ओहदा कायम रखना होता है, बल्कि जहाँ वो अपने समूह के साथ रहते हैं उस क्षेत्र की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। ये वही क्षेत्र होता है जहां उनका घर, आराम करने का स्थान, खान पान की व्यवस्था और बच्चों को जन्म देने की जगह होती है। बहुत से जानवर अत्यधिक क्षेत्रीय होते हैं, इन्हें अपने क्षेत्र का निर्धारण करना होता है। साथ ही बाहरी आक्रमणकारियों से इसकी सुरक्षा भी करनी होती है। इनका अस्तित्व ही इस पर निर्भर करता है। वायलेटियर्स एक प्रकार की गुंजन पक्षी, जहां एक ओर नन्हे खिलौने जैसी और पन्ने जैसी खूबसूरत होती है, वहीं दूसरी ओर बिजली की तरह तेज और स्वभाव से लड़ाकू होती है। सभी गुंजन पक्षियों को अधिक से अधिक पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, क्योंकि इन्हें अपना ज्यादातर समय उन फूलों की तलाश में बिताना पड़ता है जिससे उन्हें अपने लिए मीठा पराग मिल सके। इन गुंजन पक्षियों का अपना छोटा क्षेत्र निरंतर युद्ध क्षेत्र बना रहता है। अपने छोटे से क्षेत्र पर अपना मालिकाना हक जमाते हुए वहां की अपनी खाद्य सामग्री की रक्षा के लिए इन्हें प्रतिद्वंद्वियों को भगाना पड़ता है। अपने क्षेत्र में आराम करने वाली जगह
टहनियों को मुफ्तखोरों से बचाने के लिए किया गया युद्ध निरंतर होता रहता है और इतना ही नहीं, ये अपेक्षा से अधिक हिंसात्मक भी होता है। यहाँ से बहुत दूर अमेज़न क्षेत्र के एक दूसरे जंगल की हवा में कुछ इसी तरह की धड़कन है। अपनी गुंजन के साथ रोजमर्रा की जिंदगी जीती हुई मधुमक्खियां। दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने अपना छत्ता चींटियों की एक बड़ी सी बांबी के ऊपर बनाया है। इसे देखकर लगता है जैसे चींटियों और मधुमक्खियों में अच्छी दोस्ती है। लेकिन तभी तक जब तक कोई आकर इनके शांतिपूर्ण ढंग से साथ रहने को अस्त व्यस्त न कर दे। एक बंदर इनके बीच से होता हुआ इनकी शाख को झकझोरता है। लेकिन बंदर की जगह चींटियां अपनी पड़ोसी मधुमक्खियों पर आक्रमण करती हैं। शुरू में तो मक्खियों की सेना चींटियों की पहली टुकड़ी का मुकाबला करती है, लेकिन ये युद्ध अभी बस शुरू ही हुआ है। लेकिन जल्द ही दोनों के बीच प्राणघातक युद्ध शुरू हो जाता है। हजारों चींटियों के सामने कुछ दर्जन मधुमक्खियां। देखने में तो ये एक तरफा युद्ध लगता है, लेकिन मक्खियों के पास अचूक रणनीति है। उनकी कुशल घेराबंदी आगे बढ़ती चींटियों को निर्ममता से मार डालती है। इस युद्ध में जमीन पर हजारों लाशें बिछ जाती हैं, लेकिन मक्खियां एक बार फिर इस जंगल के अपने छोटे से हिस्से को बचा लेती हैं। सेंट्रल अमेरिका का आसमान फ्रिगेट पक्षियों से भरा रहता है। इन कुशल उड़ाकों का ज्यादातर जीवन उड़ते हुए और समुद्र की सतह से भोजन जुटाने में ही कटता है। ये पक्षी अपना भोजन ढूंढते हुए समूह में ही उड़ते हैं। मछलियों को लेकर इनकी लड़ाइयां भी होती हैं और ये कोलाहल से भरी अपनी बस्तियों में बहुत अधिक तादाद में प्रजनन करते हैं। प्रजनन की ऋतु में नर मादाओं को आकर्षित करने के लिए आकाश से आसानी से दिखाई दे जाने वाली जगह ढूंढकर वहां दर्जनों की संख्या में एकत्रित होकर भड़कीला दृश्य प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद प्रेमियों द्वारा चुना गया ये छोटा सा जमीन का टुकड़ा एक अद्भुत युद्ध क्षेत्र बन जाता है। अपने गले में गहरे लाल रंग की थैलियों को गुब्बारे की तरह फुलाकर ये नर आकाश में उड़ती हुई मादाओं को आकर्षित करते हैं। लेकिन इस रंगीन तड़क भड़क वाले दिखावे पर एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी की भी नजर पड़ जाती है। ये हमलावर अपने प्रतिद्वंद्वी की खूबसूरत लाल थैली को अपनी चोंच से फोड़ना चाहता है ताकि इस पर किसी मादा की नजर न पड़े।
लेकिन ऐसे हमले का शानदार फ्रिगेट पक्षी अत्यधिक सुंदर ढंग से सामना करते हैं और खुद की रक्षा करते हैं। अपनी हुकनुमा चोंच से ये हमलावर पर आघात करते हैं और आखिरकार हमलावर को वापस जाना पड़ता है। यहाँ प्रजनन के लिए जोड़े बनते हैं, विवाद सुलझाए जाते हैं, पनपते संघर्षों की हार जीत होती है, और ये सब केवल इस 1 वर्ग मीटर के क्षेत्र में। इनके पारस्परिक टकराव का एक तीसरा कारण भी होता है, जिसे हम रोजमर्रा की भाषा में प्रेम कहते हैं। पशु जगत में 2 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभावी शक्तियां होती हैं, आकर्षण और प्रजनन। ऐसे में प्रबल, हैरतअंगेज और अक्सर बहुत आक्रामक आचरण एक आम बात है। फ्लेमिंगोज प्रजनन के लिए आते हैं और एक अत्यंत लुभावनी लयबद्धता के साथ की गई नृत्य श्रृंखला में जुट जाते हैं। ये नृत्य प्रजनन के लिए इनके कामोन्माद को जन्म तो देता ही है, साथ ही इससे इनका सुरक्षात्मक झुंड भी बन जाता है। इतने सभ्य तरीके से ऊर्जा के बहाव को नियंत्रित करने के बावजूद अक्सर मुठभेड़ हो ही जाती है। यहाँ आतुर नरों में से एक पर कुछ नौसिखिए युवा नर हमला कर देते हैं। प्रेम आवेदक के पास भाग जाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। दूर मेडिटेरेनियन जंगलों के ऊंचे ऊंचे उबड़ खाबड़ पहाड़ों पर जाड़ों के बाद पतझड़ के शुरुआती दौर में एक और टकराव की स्थिति पनपने लगती है। सिएरा दे ग्रेडोस में जमीन से बाहर उभरी हुई इन चट्टानों के बीच आइबेरियन आइबेक्स यानी स्पेन की जंगली बकरियों को हर रोज जानलेवा खतरों का सामना करना पड़ता है। पतझड़ के मौसम में जोखिम और भी बढ़ जाता है। सर को चकरा देने वाले ये पहाड़ आइबेरियन आइबेक्स के घर हैं और यहाँ साल भर के अन्य जोखिम भरे हालात के साथ ही इस मौसम में एक और विपदा दस्तक देती है। प्रजनन ऋतु में एक तरफ तो ऊंचाई की वजह से शरीर और दिमाग की असंतुलित अवस्था और दूसरी तरफ प्रतिद्वंद्वी नर की जुड़वा सींगे। कामोत्तेजना की अवस्था में एक नर की सारी ऊर्जा दूसरे प्रतिद्वंद्वी नर को खदेड़ने पर केंद्रित होती है और यहीं से शुरू होता है भीषण टकराव। दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं, एक ऐसी लड़ाई में जो घंटों चल सकती है। अपने आसपास की दीन दुनिया से बेखबर प्रजनन के लिए आवेग से भरे दोनों की इस भिड़ंत की आवाज से सिएरा के पहाड़ गूंज उठते हैं। फिर भी ऐसी क्रूर और भयंकर लड़ाई के बावजूद कभी भी किसी की मृत्यु नहीं होती।
शायद कुछ को सर दर्द हो जाता हो। मेडिटेरेनियन के इन पहाड़ों की तलहटी में ओक के छोटे जंगलों में जब बकरियों का प्रेमावेग ठंडा पड़ने लगता है, वहीं कुछ अति उत्साहित चिड़िया उस जुनून की मशाल को कायम रखती हैं। आइबेरिया के ओक के पेड़ों के बीच शीतकाल में ये यूरेशियन क्रेन्स शाहबलूत नामक फल और नई अंकुरित घास को खाकर बिताते हैं। शीतकाल के खत्म होते ही ये उत्तर में घर लौटने लगते हैं। प्रेमियों के बीच दावेदारी और मनमुटाव का भी वक्त शुरू हुआ। होम ओक्स के जंगलों की पृष्ठभूमि में इनका जाना माना प्रेम निवेदन वाला नृत्य शुरू होता है। नर बड़े गर्व के साथ अपने परों का प्रदर्शन करते हैं, अपनी गर्दन को ऊपर तानकर जोर से आवाज लगाते हैं। सबसे अधिक उत्सुक नर शोर करते हुए एक दूसरे के सामने आ खड़े होते हैं। दोनों के बीच तनाव बढ़ता जाता है। मादाएं ये सब देखती तो रहती हैं, लेकिन बहुत अधिक दिलचस्पी जाहिर नहीं करती। इस प्रदर्शन के चरम पर पहुंचते ही दोनों नर एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। अर्जेंटीना के वैल्डेस पेनिनसुला के तटों पर दक्षिण की एलिफेंट सील्स विश्राम करती हैं। ये जमीन पर केवल प्रजनन के लिए आती हैं और यहाँ साल के कुछ ही महीने बिताती हैं। इनमें से केवल कुछ नर ही हैं जो अपना हरम बना पाते हैं, क्योंकि ये अपने जीवन में केवल एक बार ऐसा कर पाते हैं, तो इसके लिए इन्हें झगड़ना पड़ता है। हर नर को अपनी प्रजनन योग्य मादाओं के समूह की सुरक्षा करनी होती है। इन्हें देखने से तो लगता है कि नर सील के आपसी टकराव प्रकृति जगत की सबसे भयावह भिड़ंत में से एक होगी। हालांकि सच्चाई ये है कि यहाँ दृढ़ता बेहद जरूरी है। चीखते चिल्लाते हुए धकेलना अधिकतर प्रतिद्वंद्वियों को डरा देता है। अगर वजन ज्यादा हो तो ये जबानी धमकियां और भी कारगर साबित होती हैं। बड़े और ताकतवर सील, जिनका वजन 4 टन तक हो सकता है, एक दूसरे से टकराकर अपने प्रभुत्व को स्थापित करते हैं, ताकि आगामी पीढ़ियों तक ज्यादा ताकतवर जीन्स पहुंच सकें। और एक बार प्रतिद्वंद्वियों से छुटकारा मिला, उसके बाद ये नर आश्चर्यजनक रूप से विनम्र होकर मादा के सामने अपने प्रेम प्रस्ताव को प्रदर्शित करते हैं।
प्रेम, सेक्स और हिंसा एक ऐसा प्रभावशाली मिश्रण जो केवल हॉलीवुड की फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की प्राचीन चट्टानों का ये इलाका काली धारियों वाले वॉलबीज नामक पशु से भरा हुआ है। अपनी थैली के साथ कंगारुओं की तरह दिखने वाले ये प्राणी सामान्यतः बहुत शांति प्रिय होते हैं, जब तक कि प्रेम का जुनून इनके सर न चढ़ जाए। प्रजनन का मौसम इनके लिए बिना रोक टोक वाले किसी बॉक्सिंग मैच से कम नहीं होता। इसमें कोई नियम कानून नहीं। एक बार लड़ाई शुरू तो फिर सब जायज है। फ्लाइंग किक्स, घूंसे, थप्पड़ और नोचना खसोटना जब तक कि कोई एक नर जीत न जाए। इस तरह की पूरी छूट के साथ हुई लड़ाई में गंभीर चोटें भी लगती हैं। हारने वाले का बुरा हाल हो सकता है। जीवन चक्र और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सेक्स, ताकत और क्षेत्राधिकार का संघर्ष जितना जरूरी है, उतना ही भोजन के लिए भी। लेकिन सभी योद्धा भयानक मांस भक्षी नहीं होते। टेनरीफे के पथरीले कैनरी आइलैंड में अभी तक डायनासोर्स घूमते फिरते हैं या उन्हीं के आधुनिक करीबी रिश्तेदार। ग्रैंड कनारिया की विशालकाय छिपकली की लंबाई 80 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अपनी इस प्राचीन शक्ल सूरत के बावजूद ये अधिकतर शाकाहारी होते हैं। यहाँ अत्यधिक गर्मी होती है। लावा के बने इस टापू पर प्रचंड धूप सारे पेड़ पौधों को सुखा देती है। प्राकृतिक साधनों के अभाव में हरी भरी वनस्पतियों की जगह ये रस भरे गूदेदार पौधे ले लेते हैं। यहाँ की लड़ाई बराबरी की नहीं होती। बड़े जानवर छोटों से अधिक ताकतवर होते हैं, इसलिए यहाँ हमेशा बड़े की जीत होती है। बड़े आकार वाली छिपकलियां अपने से छोटों को डरा धमका कर भगा देती हैं और इसलिए भोजन का अधिक पौष्टिक हिस्सा इनको मिलता है। भोजन के मामले में जानवरों की प्रजातियों के पारस्परिक संघर्षों की कोई सीमा नहीं। एटाकामा के रेगिस्तान केवल साहसी और सुदृढ़ जीवों के लिए हैं। यहां तक कि तेज धूप का झुलसा हुआ या गुआनाको का मृत शरीर भी
यहाँ के कुछ मौका परस्तों के लिए दावत का सामान हो सकता है। कुलपेयो या एंडियन लोमड़ी। गुआनाको के इस सूखे हुए कंकाल पर शायद ही मांस का कोई अंश हो। उसके बावजूद ये रेगिस्तान के बीचों बीच पड़ा हुआ एक खजाना है। इसमें मौजूद प्रोटीन की मात्रा इस लोमड़ी को काफी दिनों तक जीवित रखने के लिए पर्याप्त है। लेकिन इस इलाके में कुलपेयो लोमड़ी ही नहीं, बल्कि इसके बहुत से रिश्तेदार भी इस दावत का मजा लेना चाहते हैं। लेकिन मुश्किल है ये तय कर पाना कि इस परोसे हुए भोजन पर पहला अधिकार किसका है। सबसे अधिक भूखे और बलशाली पहली खुराक पाते हैं। जिसने खोजा है सामान उसी का है वाला कानून यहां नहीं चलता। इसलिए खोजने वाले को इस खजाने को बचाने के लिए दूसरी लोमड़ियों से लड़ना होगा। खोजने वाले का भोजन से हाथ निकल गया। खाने वाली लोमड़ी खाते वक्त बार बार बाकियों को अपने ओहदे की वरिष्ठता का एहसास दिलाती रहती है। ऐसे में कभी कभी खतरनाक लड़ाइयां भी हो जाती हैं। जीवन चक्र बनाए रखने के संघर्ष के लिए जो पांचवी प्रेरणा होती है वो है परिवार। बहुत से जानवरों के लिए परिवार सब कुछ है। प्रत्येक का जीवित रहना उसके परिवार पर निर्भर होता है और परिवार भी निर्भर करता है सभी सदस्यों के उस जुड़ाव पर जो परिवार को एक इकाई में बांधे रखता है। एक के लिए सभी और सभी के लिए एक वाला सिद्धांत दूसरों से टकराव के समय परिवार को मजबूती देता है और सभी को जीवन संघर्ष में एकजुट होकर युक्तियां बनाने में मदद करता है। जंगली सूअर वयस्क मादाओं के बने गुटों में रहते हैं, जिसमें एक कुल माता होती है और युवा और शिशु होते हैं। एक सुसंगठित समुदाय की तरह रहते हुए ये अपने आहार की खोज में जंगलों और गांवों में घूमते रहते हैं। जहां इनके वयस्क किसी भी लड़ाई या मुठभेड़ में अपनी उग्रता के लिए जाने जाते हैं, वहीं इनके शिशु हमेशा भेड़ियों, जंगली बिल्लियों और चीलों जैसे बड़े शिकारियों के निशाने पर रहते हैं। इनका एक नन्हा बच्चा किसी भी शिकारी जानवर को आकर्षित कर सकता है। इसी वजह से इनकी शक्तिशाली कुल माताएं हमेशा चौकन्नी रहती हैं। किसी तरह का खतरा भांपते ही पूरे झुंड को वो आगाह कर देती हैं। एक मादा भेड़िए का डटकर मुकाबला करती है और झुंड बच जाता है।
और इस टकराव में केवल बच्चों की हिफाजत ही नहीं हुई, बल्कि ये मादा भी सफल विजेता की तरह उभर कर सामने आई। पैटागोनिया में वेल्डेस उपद्वीप के तटों पर मैजेलेनिक पेंगुइन अपने घोंसले बनाती हैं। ये तटों पर बने छोटे छोटे खाईनुमा गड्ढों के क्षेत्र में एक तरह का सामूहिक आक्रमण करके उसी में घोंसले बनाती हैं, अंडे देती हैं और फिर अपने चूजों को पालती हैं। एक समूह में इकट्ठा होकर ये एक तरह की बस्ती बना लेती हैं, जिससे इनकी बाहरी कारणों से सुरक्षा तो हो जाती है, लेकिन इस समूह में आंतरिक टकराव भी हो जाते हैं। अपने साथ ही घोंसले देने वाली जगह और बच्चों को लेकर कटु विवाद भी हो जाते हैं। इनके बीच हो रहे कोलाहल से बस्ती में चल रहे तनाव का साफ पता चल जाता है। पड़ोसी जोड़ों के बीच टकराव होना तो आम बात है। प्रतिद्वंद्वियों की लड़ाई तो ऐसी होती है जैसे दो तलवारबाजों के बीच होती है। इनकी नोकीली और मजबूत चोंच बेहद खतरनाक होती है। और कभी-कभी जानलेवा भी। ऐसी अनहोनी के बावजूद ज्यादातर पेंगुइन्स अपने बच्चों का पोषण करते हैं। माता और पिता दोनों ही बच्चों को ऊष्मा प्रदान करते हैं और बारी-बारी से अपने बच्चों को भोजन देते हैं। इस तरह से बड़ी संख्या में बच्चे बच जाएंगे। इन्हीं तटों पर एलिफेंट सील्स का बचपन बड़े कठोर तरीके से बीतता है। इनकी माताएं इनकी देखरेख केवल 1 महीने तक करेंगी, लेकिन उसी दौरान उनका दूध इतना पौष्टिक होता है कि हर दिन उनके शिशु 4 से 5 किलो चर्बी जमा कर लेते हैं। उनका छोटे समय का बचपन बहुत ही खुशहाल बीतता है, लेकिन 30 दिनों बाद अचानक उनकी मां अपनी ताकत अर्जित करने के लिए समुद्र में वापस चली जाती है, फिर कभी न लौटने के लिए। लावारिस छोड़े गए ये शिशु एकजुट होकर पानी के किनारे अपना एक स्वयं संचालित शिशु गृह बना लेते हैं, जहां वो खेलते हुए और समुद्र से अभ्यस्त होने में अपना समय बिताते हैं। उसी समुद्र में पास ही ऐसे स्तनपायी भी रहते हैं जो अपने शिशुओं की देखरेख कई सालों तक अपने अपने परिवार के समूह में रहकर करते हैं। और व्हेल की मादाएं अपने शिशुओं की देखरेख के साथ साथ उन्हें एक गुट में रहकर भोजन की तलाश और शिकार के तौर तरीके भी सिखाती हैं। जब युवा एलिफेंट सील्स तट के किनारे आते हैं, तब ऑर्कस मौके का फायदा उठाते हुए अपने शिशुओं को उनके शिकार के गुर सिखाती हैं। दोनों ही प्रजातियों की जिंदगी में ये एक बहुत महत्वपूर्ण घड़ी होती है। युवा ऑर्कस अपनी मांओं से शिकार सीख रहे हैं, जबकि एलिफेंट सील्स को अकेले ही अपनी जान बचाकर भागना सीखना पड़ रहा है। किलर व्हेल्स के पास परिवार का सहयोग और तजुर्बा है, जो उन्हें आगे बढ़ने का मनोबल दे रहा है। युवा और अनुभवहीन एलिफेंट सील्स के पास बचने बचाने के लिए कुछ नहीं है। युवा ऑर्कास के पास एक बड़े शिकार को पकड़ने का अवसर है, जो उनके अभी और भविष्य के जीवन की निरंतरता का आधार है।
भाग्यवश प्रत्येक मौसम में इतने अधिक सील पैदा होते हैं कि एक दो की कुर्बानी बाकियों के अस्तित्व का कारण बनती है। ये वही जीवन मृत्यु के बीच का संघर्ष है जिसकी वजह से शिशु सील का चेहरा चिरकाल से चल रहे प्रकृति के संतुलन का प्रतीक बन गया है कि एक पशु और प्रत्येक प्रजाति के पास अपने विशिष्ट औजार और नीतियां होती हैं जिनकी मदद से वो अपनी जीवन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। जीवन कभी ना खत्म होने वाली उन आकस्मिक घटनाओं का क्रम है जो प्रतिस्पर्धा, छिपे आघात और खुले युद्ध से नियंत्रित होता है। क्षेत्राधिकार, प्रभुत्व, परिवार, भोजन और सेक्स की इस रणभूमि में सभी के पास वन योद्धा होने के अपने अपने कारण हैं।